This conference will now be recorded. लेट्स स्टार्ट करते हैं सर। आज का जो सेशन है हमारा, जैसा कि सेशन का नेम में ही हमने डिफाइन किया है, पावरफुल यूटिलिटीज फीचर्स इन बिजी। वो फीचर्स या वो यूटिलिटीज जो यूजर्स को बिजी का जो एक्सपीरियंस है वो यूजर फ्रेंडली, एफिशिएंटली और ऑटोमेशन टेक्निक से लैस फील कराता है। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी यूटिलिटीज जो सॉल्यूशंस को इजी करती हैं, काम को इजी करती हैं, क्लरिकल वर्क को बिल्कुल रिड्यूस करती हैं। तो इसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। ये हमारी स्क्रीन पर कुछ पावरफुल फीचर्स और कुछ यूटिलिटीज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में, वेबिनार सेशन में, और देखेंगे इनका प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है यूज़र एंड पर और अपने खुद के बिजी के एंड पर। बिजी में कहाँ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, और किस किस वे में हम यूज़र्स को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ऑटोमेटिक गिवे बिल, एज वी ऑल नो कि पिछले काफ़ी समय से बिजी ने ऑटोमेटिक गिवे बिल का प्रोविज़न दिया हुआ है, बट एज ऑफ नाउ भी बहुत सारे कस्टमर्स और यूज़र्स ऐसे हैं जो बिजी में रहते हुए भी पोर्टल की हेल्प लेते हैं या सेकंड किसी एप्लीकेशन की हेल्प लेते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो हो सकता है। तो उनको हमें बताना है और उनको हमें कॉन्फ़िगर करना है कि ई वे बिल बनाना कितना इजी है बिजी के अंदर, कि जस्ट एक इनवॉइस बनाना है और उसके बाद ई वे बिल ऑटोमेटिकली बिजी जनरेट करेगा और आपको विद प्रिंट आउट बिजी में अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ ऑटोमेटिक ई वे बिल नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ई इनवॉइस हमारा रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है जीएसटी टैक्स सिनेरियो के अंदर, और एक सर्टेन लिमिट के बाद मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक सर्टेन लिमिट के बाद ई इनवॉइस बनाना बिल्कुल मैंडेटरी है, कंपलसरी है उन कंपनीज के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उस सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। थर्ड है ऑटो बैकअप बिजी एजेंट। बहुत ही शानदार एक यूटिलिटी है कि जिसमें एक यूटिलिटी से हम not just access database as well as we can take a backup and schedule backup for SQL database backup also. And even you can say in all the market, busy agent is the only single utility which can do the thing कि वो SQL के डेटाबेस का बैकअप ले सकती है इवन शेड्यूल टाइम पर। और ना सिर्फ शेड्यूल टाइम पर बैकअप लिया जा सकता है बल्कि इससे नोटिफिकेशंस भी हम रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को कि डेटा हमारा कंप्लीटली बैकअप हो गया है या किसी टेक्निकल इशू की वजह से कोई कंपनीज का बैकअप हमारा डिनाई हो गया है। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशंस हमें बिजी एजेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी आज। फोर्थ हमारा टॉपिक है बीड ऐप, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कि जहां हमें बताया गया बिजी टू बिजी हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है बीड ऐप के थ्रू, और इस मोबाइल ऐप से हम रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट में अपने कस्टमर्स के साथ, उनको लेजर शेयर कर सकते हैं, स्टॉक की रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ है बीएनएस, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस, कि जहां हम कहते हैं कि बिजी की एक सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन है जो सिर्फ नोटिफिकेशन हमें मिलेगी, बल्कि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो हमें गैदर करने में, कैप्चर करने में, क्योंकि एज वी ऑल नो कि मोबाइल हमारा हैंडी हो गया है, टेक्नोलॉजी का टाइम है और सभी जो चीज़ें हैं मार्केट में, सारी जो टेक्निक्स हैं वो मोबाइल के साथ हमारे पास अवेलेबल होती हैं हमारे हैंड्स पर। तो उसी वे में बिजी ने भी एक कोशिश करी है बिजी बीएनएस एप्लीकेशन डेवलप करके, और सभी नोटिफिकेशंस, इनवॉइस जनरेट होने की, बैकअप होने की, लेजर शेयर करने की, वो फैसिलिटी हमने बीएनएस में प्रोवाइड की हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, बहुत ही हॉट टॉपिक है और रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड हुआ है 21 के साथ, कि व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन कर दी गई है बिजी के अंदर। यूज़र ना सिर्फ व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं बल्कि बल्क में भी व्हाट्सएप इसके अंदर वन बाय वन करके वो सेंड कर सकते हैं। अभी तक जो प्रोविजन था वो एसएमएस शूट करने का था, ईमेल शूट करने का था बिजी से। उन प्रोविजंस के साथ अब एक थर्ड ऑप्शन
व्हाट्सएप इंटीग्रेशन आ गया है कि इनवॉइस जनरेट होते ही आप उन इनवॉइसेस को कस्टमर्स के साथ उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो फील है सॉफ्टवेयर का, जो इंटरफेस है, वो कितना इजी हो गया है, कितना फ्लेक्सिबल हो गया है कस्टमर के लिए भी और ऑनर के लिए भी, एंटरप्रेन्योर के लिए भी। तो देखते हैं, इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकल सेशंस को कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्स्ट लेके चलते हैं ऑटो ई-वे बिल। Mr. Vishal. Hello, Mr. यस Vishal. सर। Can you hear? This is Yes, Sanjay sir. from Allied Computing. यस Sir, Yes, just sir. I want to. Can you hear? Just interrupt that. Just I want just a query only for single queries. You told me कि वो बिलिंग जो है थ्रू व्हाट्सएप आप भेज सकता है, वो तो कोई सॉफ्टवेयर से हो सकता है, टैली से भी हो सकता है, लेकिन वो क्या पीडीएफ फाइल व डॉक फाइल में सेव करने के बाद ना थ्रू सॉफ्टवेयर से वो डायरेक्ट भेजने का ऑप्शन है? इनवॉइस के साथ में सर जस्ट इनवॉइस रेज होगा, वहां पर आपको ये प्रोविजन दिया जाएगा कि हैंड टू हैंड आप उस इनवॉइस को हम शेयर बोल कर रहे हैं कि दीजिए अपने डायरेक्ट, कस्टमर के साथ में। हम बोल रहे हैं डायरेक्ट अकाउंट से। दिस इज संजय फ्रॉम एलाइड कंप्यूटिंग। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में जब बिलिंग जनरेट हुआ वहां से ही थ्रू व्हाट्सएप भेज सकता है ना, वो सेव करने के बाद हार्ड ड्राइव में, जैसे कि टैली में सेव करने के बाद हम लोग भेज सकता है मेल में व्हाट्सएप में। डायरेक्टली यू कैन सेंड डायरेक्टली that is I can send directly from invoice. Okay. Sanjay, Yeah. Sanjay, No issue, Sanjay sir. ji, Just connected with us. We will show in our session. Okay. right, Okay. right. Just connected with us, sir. Just connected with us. In upcoming session, I will show you. Just wait. Okay. So first, we are discussing about auto generate e-way bill. I am requesting to all of you, if you have any query and doubts, so please note down the same. We will take at the end of this session one by one. So Okay. Thank you. we hope for your cooperation. Yeah. Now we are going to discuss the benefits of auto e-way bill. How busy make easy to generate e-way bill, and how busy facilitate to their users, and which kind of facilities we will get through this auto generate e-way bill facility. So first of all, there is a provision centralized login and auto calculate distance. This is a major and very important point. This centralized login, यूजर को जरूरत नहीं है अपने हर एक स्टेट्स के लिए या अलग अलग जीएसटीएंस के लिए अलग अलग लॉगिन्स करने की। वो एक सेंट्रलाइज लॉगिन जनरेट कर सकते हैं अपने ई-वे बिल पोर्टल पर वन टाइम विद द हेल्प ऑफ जीएसपी के थ्रू वो एक सेंट्रलाइज लॉगिन बना सकते हैं, और वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बिजी में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, सो दैट कि कोई भी यूजर है किसी भी लोकेशन पे बैठ करके वो ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन लॉगिन एंड पासवर्ड वो सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड नहीं करना होगा। काफी सारे और भी एप्लीकेशंस में प्रोविजन दिया हुआ है जनरेट ई-वे बिल का, लेकिन कुछ एक स्टेप है वहां पे जो रोकते हैं आपको कि ईच एंड एवरी इनवॉइस पर आपको ई-वे बिल पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड या जीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है। ये जो हैसल है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये बिजी ने रिमूव की हुई है अपने प्रोविजन फैसिलिटी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कि आपको जस्ट वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना है यूजर्स को, और उनको अगेन एंड अगेन कोई जीएसपी का यूजर आईडी और पासवर्ड डिफाइन करने की नीड नहीं होगी। ऑटो कैलकुलेट डिस्टेंस, ई-वे बिल बनाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ई-वे बिल की वैलिडिटी डिपेंड करती है आपकी डिस्टेंस के ऊपर, कि जिस लोकेशन से आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और जहां के लिए आप डेस्टिनेशन प्लेस के लिए उसको डिलीवर कर रहे हैं, उन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बेसिस पे आपको ई-वे बिल की वैलिडिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ डेज। 1 डे का है, 2 डे का है और 3 डे का है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो फैसिलिटी है राइट नाउ काफी सारी एप्लीकेशंस के थ्रू जब हम करते हैं, या इवन पोर्टल के थ्रू भी अगर हम करते हैं, तो हमें पहले गूगल में चेक करना पड़ता है कि ऑटो डिस्टेंस कितना है दो पिन कोड के बीच में। पिन टू पिन डिस्टेंस भी इसको कहा जाता है, पोस्टल कोड के बीच में। तो वो डिस्टेंस बिजी में ऑटोमेटिकली आप एक सिंगल क्लिक की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको अपनी कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस में पिन कोड मेंशन करना है, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस पिन पोस्टल कोड है वहाँ का, एंड जो पार्टी जहां पर आप डिलीवरी कर रहे हैं, आइदर बिलिंग है और आइदर शिपिंग है, दोनों लोकेशंस पे आपको ये प्रोविजन दिया हुआ है बिलिंग करते हुए बिजी में, कि आप बिलिंग डिटेल पर भी और शिपिंग डिटेल पर भी पिन कोड मेंशन कर सकते हैं। और जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कराते हैं तब आपके पास चॉइस होती है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या चूज करना है, बिलिंग डिटेल और आइदर शिपिंग डिटेल।
नेक्स्ट जो इसमें बेनिफिट है, जो एक इसका एडवांटेज है, बल्क अपडेट फील्ड्स, कि सभी जो फील्ड्स हैं रिस्पेक्टिवली जो बिजी ई वेबल बनाने के लिए नेसेसरी है या मैंडेटरी है, वो सभी फील्ड्स आपको एक सिंगल स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाती हैं, जहाँ पे आप उनको बल्क में अपडेट कर सकते हैं। वन बाय वन अलग अलग या अलग अलग लोकेशंस पे जाके सॉफ्टवेयर में आपको वो फील्ड्स अपडेट नहीं करनी है। ट्रांसपोर्टेशन की जो डिटेल्स हैं, जिसे पार्ट बी भी कहा जाता है, वो भी आप इवन इनवॉइस के साथ ही फिलअप कर सकते हैं अपने, और एक सिंगल शॉट में एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू आप ई वेबल को जनरेट कर सकते हैं। ऑटो प्रिंट ई वेबल नंबर, बिजी ई वेबल नंबर, जब आप कमांड सेंड करते हैं तो पोर्टल से हिट करता है ई वेबल पोर्टल से, और आपके बिहाफ पर जो आपने कमांड रेज करी है, आपने जो रिक्वेस्ट रेज करी है, उसके बेसिस पे आपके बताई हुई डिटेल के साथ वो आपको ई वेबल नंबर जनरेट करता है। इवन ना सिर्फ जनरेट करेगा, बल्कि वो ई वेबल नंबर बिजी से प्रिंट आउट निकलने वाले इनवॉइस के ऊपर भी प्रिंट में एडिट कराया जाएगा या बिजी के थ्रू कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, या आप कह सकते हैं कि किसी भी फीचर्स के साथ बहुत ज़रूरी और एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो जाता है, कि किसी भी फीचर्स को यूज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज कैसे करें कि वो सही, हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं उस फीचर्स के थ्रू, या हम रिपोर्ट्स उन फीचर्स के बेसिस पे चाहते हैं कि डेटा हमने इनपुट कर दिया, सारा डेटा फीड कर दिया जो रिक्वायर्ड था, जो सॉफ्टवेयर ने मांगा था हमसे, अब उसके बेसिस पे हमें अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट चाहिए, तो क्या वो बिजी प्रोवाइड करा सकता है? यस, डेफिनेटली बिजी आपको वो रिपोर्ट्स और वो एनालिटिक्स दोनों ही प्रोवाइड कराता है। इस केस में वो आपको यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि ई वेबल किन किन इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में आपने ई वेबल जनरेट कर दिया है, और कौन से ऐसे इन्वॉइसेस है जिनके लिए अभी ई वेबल बनाना पेंडिंग है। तो ये रिपोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा पॉइंट आता है बिजी के अंदर, कि जो डेटा आप लोगों ने पंच कर दिया, उसके लिए तो बिजी ने आपको रिपोर्ट्स अगर दे दी, नो डाउट कोई वंडरिंग नहीं है, क्योंकि हमने डेटा इनपुट किया था और उसके अगेंस्ट में हमें रिपोर्टिंग मिल गई। लेकिन जो इनवॉइसेस के लिए आपने ई वेबल बनाया ही नहीं है, और उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में अगर आपके सेलर ने या फिर आपके ट्रांसपोर्टर ने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया है, सॉरी ई वेबल जनरेट कर दिया है, जो आपके नोन में नहीं है, वो भी आप बिजी से कैप्चर कर सकते हैं। यानी बिजी एक ऐसी रिपोर्ट भी देगा कि आपके जीएसटीएन को यूज करके अगर किसी सेकंड पर्सन ने ई वेबल जनरेट किया है, तो वो इनवॉइसेस की डिटेल भी आपको बिजी के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। प्रैक्टिकली देखेंगे सर हम इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट है मिनिमाइज क्लैरिकल वर्क। डेफिनेटली कि जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन की, कि बिजी ने ये जो फीचर दिया, ये मैनुअल वे में नहीं दिया अदर फीचर्स की तरह, ये दिया ऑटोमेशन मोड के अंदर, ऑटोमेशन के साथ, कि जहाँ पे आप डेटा पंच करेंगे और एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे, और बिजी ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस बैकएंड पे जनरेट करेगा, सारा प्रोसेस रन करेगा, और आपको विद इन अ 1.5 मिनट, हाफ और 1 मिनट के अंदर वो आपको ई वेबल आपकी स्क्रीन पर विद ई वेबल नंबर और विद ई वेबल प्रिंट आउट दोनों अवेलेबल करा देगा। लास्ट है ई वेबल पोर्टल पर जब हम ई वेबल जनरेट करने जाते हैं एज अ यूजर, एज अ लॉगिन हम करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं जनरली दो तरीके के जो प्रिंट आउट है वो हमें मिलते हैं फॉर्मेट ई वेबल के। एक डिटेल्ड होता है और एक समरी बेसिस पर होता है। काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें जो प्रिंट आउट चाहिए ई वेबल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें हमें इन्वेंट्री की डिटेल भी चाहिए या HSN कोड की डिटेल भी चाहिए, और आइदर टैक्स परसेंटेज भी चाहिए कि किस किस टैक्स परसेंटेज के लिए ये ई वे बिल जनरेट किया गया है। इस तरीके के फॉर्मेट को कहा जाता है डिटेल्ड फॉर्मेट। एक होता है यहाँ पर समराइज फॉर्मेट। समराइज फॉर्मेट में आपकी कंप्लीट डिटेल्स बायर की और सेलर की एंड लास्ट आपकी ट्रांसपोर्टर की, ये डिटेल्स उसमें अवेलेबल रहती हैं। तो दोनों ही तरीके के जो फॉर्मेट्स हैं प्रिंटिंग के ई वे बिल के, जो पोर्टल से मिलते हैं, वो बिजी में अवेलेबल है। यूजर अपने अकॉर्डिंगली उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाकर। तो लेट्स सी, चलते हैं सर एक लाइव प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, कि अब ई वे बिल को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। बिजी में आते हैं सर। सबसे पहले हम कंपनी लॉगिन करते हैं यहाँ पर, एंड बी अज्यूम कि हमारे साथ आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिजी के साथ वेल नोन है। तो जो बेसिक्स हैं वो अभी डिस्कस ना करते हुए हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस पर चलते हैं। मास्टर्स क्रिएशन और ट्रांजेक्शंस एज वी होप कि सभी को क्लियर है।
तो लॉगिन करने के बाद जब सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना होता है हमें ईवे बिल, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जीएसटी एंड वैट मेन्यू यहाँ पर हमें मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन आता है ईवे बिल रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली एक ऑप्शन दिया जाता है, क्या इस कंपनी के अंदर ईवे बिल रिक्वायर्ड है, आप उसको यूज करना चाहते हैं? यस, आई सेड यस, आई वांट टू यूज दिस फीचर। इनेबल करके जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, नो से यस करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर का बटन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, बेसिक सी कुछ डिटेल्स है जो हमें यहाँ पर इस विंडो को प्रोवाइड करानी है बिजी के अंदर। सबसे पहले जो हमें बताना है फ्रॉम प्लेस। फ्रॉम प्लेस कौन सा होगा? ऑलवेज फ्रॉम प्लेस हमारा वो रहेगा जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है। अब रजिस्टर्ड एड्रेस की जो स्टेट है हमारी या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर यहाँ पर अपना स्टेट मेंशन करके चल सकते हैं, जो हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, यानी कि सेलर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है। नेक्स्ट है पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड, जो आपका स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्टल कोड है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब एक वर्डिंग यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर करी अभी कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस ही यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, यानी कि उसका स्टेट या फिर उसका डिस्ट्रिक्ट। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो क्लाइंट है, जो सेलर है, उसके मल्टीपल अलग अलग गोडाउन्स हो, अलग अलग लोकेशन से वो डिलीवरी कर रहा हो, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसके गोडाउन होंगे जिनका पिन कोड अलग अलग होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर एक ही पिन कोड डिफाइन कर देते हैं तो बाकी जगह से जब हम डिलीवरी करेंगे तो वो पिन कोड कैसे पिक किए जाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे के सिनेरियो में। इस क्वेरी को टेकअप करेंगे हम। पिन कोड डिफाइन करने के बाद आपको एक लिमिट डिफाइन करनी है, स्पेसिफाई डिटेल सेंट्रल और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन की। सेंट्रल और एक्सपोर्ट के केस में जो आपकी लिमिटेशन है या जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि एक पर्टिकुलर इनवॉइस की लिमिट दी गई है, इस लिमिट से ऊपर अगर आपका इनवॉइस की वैल्यू जाती है तो वहां पर आपको डिफाइन करना है और बिजी आपको पॉपअप मैसेज दे देगा कि इनवॉइस आपका ओवर हो रहा है, तो अब आपको ईवे बिल इसके लिए बनाना चाहिए। ईवे बिल कौन सी लिमिट पे जाके एप्लीकेबल करना है ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट पूछा जाएगा ईवे बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, क्या ईवे बिल लोकल ट्रांजेक्शन के लिए? वी कैन से यस, बिल्कुल है। B2B एंड B2C और आइदर B2B, कि सिर्फ B2C B2B के लिए बनाया जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, या B2C के लिए भी बनाया जाएगा, ये यूजर की चॉइस है सर, जो उनका बिजनेस उनको सजेस्ट करता हो। डिस्टेंस आफ्टर विच ईवे बिल इज एप्लीकेबल, काफी सारे यूजर्स होते हैं कहते हैं सर वैल्यू तो नहीं पता लेकिन डिस्टेंस पता है कि कितने डिस्टेंस के बाद ईवे बिल बन जाना चाहिए या बनना चाहिए। आपके पास दोनों चॉइस है विधि में जो दिया हुआ है, डिस्टेंस भी आप मेंशन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और अमाउंट भी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑन विच ईवे बिल एप्लीकेबल, कि ईवे बिल किस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, टैक्सेबल और बिल अमाउंट। बिल्कुल सर, इसके अंदर बिल अमाउंट सिलेक्ट होता है, 90% केसेस में बिल अमाउंट चलता है, बट फिर भी हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। यूजर्स अगर ये चाहते, बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट पे होता है या वो करना करते हैं इस तरीके से, तो वो टैक्सेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बिल अमाउंट ले लिया हमने यहाँ पर। अब मेन पार्ट आ गया इस कॉन्फ़िगरेशन का, ऑटो इनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, इसको आपको इनेबल करना है यस करके। प्रिंटिंग फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया अभी, डिटेल चाहिए समरी चाहिए, हमने कहा समराइज दे दीजिए। ईवे बिल जीएसपी यूजर आईडी, जो ईवे बिल की जीएसपी यूजर आईडी है। अब यहाँ पे बहुत ही कंसेप्ट है, जीएसपी क्या होता है? जीएसपी कहा जाता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को। काफी सारे ऐसे मीडिएटर सर्वर कंपनीज हैं जो जीएसटी पोर्टल के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। तो बिजी इस केस में क्या करता है, बिजी एक जीएसपी के साथ टाई अप है, द नेम इज वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट, कि आपको ईवे बिल पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है, और वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, रजिस्टर फॉर जीएसपी, उस लिस्ट में आपको एक नाम मिल जाएगा वहाँ पर, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट। वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट लेके आपको एक जीएसपी यूजर आईडी क्रिएट करनी है, जो कि 13 से 15 कैरेक्टर की एक यूजर आईडी होगी अल्फा न्यूमेरिकली। आप अपने एंड से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसपी का यूजर आईडी और पासवर्ड। इस चीज का बहुत ही प्रिकॉशन रखी जाए, ध्यान रखा जाए कि जीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड अलग चीज है और ईवे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग चीज है। यहाँ पे जो आपको आईडी पासवर्ड देना है वो ईवे बिल पोर्टल का नहीं है, जीएसपी का है, जो हम वहाँ पे लॉगिन करके जनरेट करेंगे या नया बनाएंगे। तो ये हमने जीएसपी पासवर्ड यहाँ पे सेव कर दिया, दैट्स इट। ये बस एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें बिजी को बतानी है। इसके बाद आगे जो
रोल आता है वो बिजी का, सेल्फ आता है कि बिजी खुद से कितना ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांजेक्शन करने से पहले एक कंसेप्ट और थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। क्वेरी हमने अभी टेकअप करी थी अपनी तरफ से कि मल्टीपल गोडाउन अगर होते हैं तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में चॉइस है हमारे पास, जब हम मटेरियल सेंटर मॉडिफाई करेंगे, एक से ज़्यादा गोडाउन हमारे पास है, तो उन मटेरियल सेंटर में प्रोविजन दिया हुआ है एड्रेस का। यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं अपना। फ्रॉम प्लेस, पिन कोड, पोस्टल कोड यानी कि, और स्टेट कि इस वाले गोडाउन का, इस वाली लोकेशन का स्टेट क्या है। ये तीन चीजें जो ई वे बिल के लिए जरूरी है डिलीवरी वाली लोकेशन के केस में, कि डिलीवर कहाँ से हो रहा है, वहाँ का पोस्टल कोड चाहिए, फ्रॉम प्लेस और स्टेट चाहिए, जस्ट सेव। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मटेरियल सेंटर में करनी है। चलते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। नॉर्मली आपको ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रांजेक्शन के टाइम पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पर जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप जो गोडाउन ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उस गोडाउन के अंदर से आपका एड्रेस, पोस्टल कोड पिक हो जाएगा ई वे बिल बनाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आपकी जब लोकेशन, जिस लोकेशन से डिलीवरी हो रही है वही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। बिल को सेव किया हमने, टैक्स लगा दिया, इन्वेंट्री हमने ऐड कर दी यहाँ पर, और बहुत ही सिंपली वे में अब यहाँ पे ई वे बिल बनाने के लिए दो दो चीज़ें होती हैं, दो फील्ड्स होती हैं, जिसमें से एज पर पोर्टल एक फील्ड मैंडेटरी है। कौन सी दो फील्ड्स होती हैं? एक होता है आपका व्हीकल नंबर और एक होता है आपका ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का नेम और जीएसटी नंबर। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज़ है तो आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन दोनों में से एक चीज़ मैंडेटरी है, आइदर या तो आप व्हीकल नंबर मेंशन करेंगे जिस व्हीकल के थ्रू डिलीवरी हो रही है, और आइदर आप या तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर और नाम मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर ले लिया है, जीआर नंबर, बिल्टी नंबर, जीआर डेट यानी कि बिल्टी की डेट, व्हीकल नंबर हो गया हमारा, स्टेशन टू प्लेस, डिलीवरी कहाँ हो रही है, हमने कहा उत्तराखंड, जिस जगह पे डिलीवरी हो रही है वहाँ का पिन कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है, वो डिफाइन कर दिया हमने। क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड है इस ट्रांजेक्शन के लिए? हमने कहा यस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेक करने का ऑप्शन है, चेक डिस्टेंस, ये आ गया अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। अभी जो डिस्टेंस है वो डमी डिस्टेंस है एक हमारा, अपडेट डिस्टेंस किया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड रहेगा, या आप चेंज भी कर सकते हैं, बाय एयर जा रहा है, बाय रेल जा रहा है, या बाय शिप जा रहा है। ये फोर मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है सप्लाई टाइप, जो आपकी डिलीवरी हो रही है उसका टाइप क्या है एज पर टैक्सेशन, वो नॉर्मल सप्लाई है, एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, चॉपर की ट्रांजेक्शन है, रिसिप्ट नॉट नोन, रेसिपिएंट नॉट नोन कि जिसको जा रही है पता ही नहीं है सामने वाला पार्टी कौन है। फॉर ऑन यूज, अपने एग्जीबिशन ऑन फेयर, किसी फेयर या एग्जीबिशन के लिए डिलीवरी हो रही है गुड्स की, लाइन सेल है या अदर है। तो ये यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस दिए हुए हैं, जनरली ऑटोमेटिक करके भी बना सकते हैं और इधर आप यहाँ पे सप्लाई ले सकते हैं नॉर्मली। ट्रांजेक्शन टाइप, रेगुलर ट्रांजेक्शन है या बिल टू शिप टू है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। रेगुलर ट्रांजेक्शन इज अ सिंपल सेल ट्रांजेक्शन विच इज हेल्ड बिटवीन टू रजिस्टर्ड पार्टीज, कि जो दो रजिस्टर्ड पार्टियों के बीच में हो जाए वो रेगुलर ट्रांजेक्शन है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, सिंपल। नेक्स्ट है बिल टू शिप टू, यहाँ पे तीन पार्टीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक हमारी खुद की पार्टी यानी कि हम सेलर हो गए, सामने वाला एक बायर हो गया, और थर्ड पार्टी वो होती है जो गुड्स की डिलीवरी को रिसीव करती है, एक्चुअल पोजीशन पे एक्चुअल पोजीशन लेती है गुड्स का, कि बिल टू पार्टी अलग है और शिप टू पार्टी अलग है। एक्स के नाम पे बिल हुआ, वाई के नाम पे बिलिंग शिपिंग हो रही है, तो उसको कहते हैं बिल टू शिप टू। एंड नेक्स्ट है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, या इधर इस ट्रांजेक्शन के साथ चार पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। चार पार्टी कैसे हो सकती हैं? दो पार्टी हमने डिस्कस करी, बिल टू और शिप टू, यानी कि एक्स को बिल किया और वाई को शिप किया। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का मतलब होता है हमारा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली के अंदर जहाँ से बिल रेज हो रहा है, यानी कि बिल फ्रॉम। डिस्पैच फ्रॉम, हमें डिलीवरी देनी थी कहीं कर्नाटका में या मान के चलते हैं महाराष्ट्र में,
तो महाराष्ट्र में हमारा एक खुद का गोडाउन है अपना, तो हमने कहा कि डिलीवरी जो होगी लोकली करा देंगे हम, यहाँ से इंटर स्टेट डिलीवरी नहीं कराएंगे। तो बिल जो रेज हो रहा है वो दिल्ली की लोकेशन से हो रहा है, लेकिन जो डिस्पैच हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कर्नाटका टू कर्नाटका, यानी कि लोकल हो रहा है। तो यहाँ पे अब कितनी पार्टी इन्वॉल्व हो गई, 2 पार्टी तो हमारी तरफ से हो गई, एक हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस और एक हमारा डिस्पैच फ्रॉम का एड्रेस, और एक हो गया बिल टू शिप टू। अगर आप फोर्थ वाला पॉइंट ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन 2 एंड 3, इस केस में आपकी 4 एड्रेस हो जाते हैं, 4 रजिस्टर्ड एड्रेस और 4 रजिस्टर्ड पोस्टल कोड। 2 पिन कोड और 2 एड्रेस हो जाएंगे सेलर के, 2 पिन कोड और 2 एड्रेस हो जाएंगे बायर के। तो ये ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। अभी हमने सिलेक्ट ऑटोमेटिकली किया, ई वे बिल नंबर की जो फील्ड है ब्लैंक छोड़ा हमने, ओके सेव। डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल? यस। ऑटोमेटिक बनाना है, कोई जेसन फाइल बनानी है आपको? हमने कहा सर ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप अगर रीड कर पाएंगे मेरी स्क्रीन के साथ मेरे साथ, पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर, कि जो हमने गोडाउन के अंदर एड्रेस और पोस्टल कोड डाले थे, अगर आप चाहते हैं कि जो एड्रेस है वो गोडाउन से पिक होना चाहिए इस ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप इसको यस करके चलेंगे। ये किस केस में काम आएगा? ये उस केस में यूज होगा कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस तो डिफरेंट है, लेकिन डिलीवरी वाला एड्रेस आपका अलग है। तो आप डिलीवरी वाले एड्रेस को पिक कराने के लिए इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ओके किया, चेक पॉसिबल एरर्स। अब पूरी ट्रांजेक्शन में अगर कोई एरर है तो वो यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पर मिल जाएगा, और उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे एरर को पढ़ के, रीड करके। यहाँ पे क्लियरली हमें मेंशन होगा कि क्या गलती है हमारी। अगर कोई गलती नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर, तो हम एक स्टेप बैक चलेंगे और व्यू एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे। दिस इज द लास्ट स्क्रीन विद इन बिजी विच वी हैव, कि इस स्क्रीन की हेल्प, ये बिल्कुल लास्ट स्क्रीन है बिजी में, जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स इस ट्रांजेक्शन की पोर्टल पर जाएगी वो सही है या गलत है। ट्रांजेक्शन डिटेल आ गई, जिसमें बिल का नंबर और बिल की डेट आ गई, ट्रांजेक्शन का टाइप आ गया, सप्लायर डिटेल आ गई, एंड आपका रिसीवर डिटेल आ गया, यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं बायर डिटेल। इन्वेंट्री की डिटेल आ गई आपकी, क्या क्या इन्वेंट्री है, किस किस टैक्स रेट के साथ जा रही है, वो IGST है या लोकल है, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और इसको हम करेंगे जनरेट ई वे बिल। As you see, e-way bill generated successfully. I said okay. Do you want to take print? Yes. विद इन अ 5 सेकेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे ई-वे बिल का प्रिंट आउट हमारी स्क्रीन पर आ गया समराइज मोड में। ई-वे बिल नंबर, ई-वे बिल की डेट, जनरेटेड बाय में हमारा GST नंबर आ गया, वैलिड फ्रॉम, GSTN ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ डिस्पैच, GSTN रेसिपिएंट। दैट मीन्स कि वो सभी डिटेल्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैलिड ई-वे बिल पर चाहिए होती हैं, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। ये समराइज फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें पार्ट ए की डिटेल आएंगी हमारी, सेलर की और बायर की मैक्सिमम। इन्वेंट्री की डिटेल अगर हमें चाहिए होती है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल्ड फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें हमें इन्वेंट्री की डिटेल भी मिल जाएगी। तो ये आपने देखा कि कितना इजी हो गया है बेजी सॉफ्टवेयर के साथ हमें ई-वे बिल को जनरेट करना, और यूजर के लिए कितना इजी टू यूज हो गया है। बिल बनाते हुए जो वो डिटेल जर्नली मेंशन करते ही थे अभी से पहले भी, ई-वे बिल से पहले भी, वही सब डिटेल इनको देनी है यूजर को, और उसी डिटेल के बेसिस पे हमें ये PDF जनरेट होकर मिल जाएगी। और इवन अब जो बिजी का इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस है, उस पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ई-वे बिल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया गया बैक एंड पर। बिजी का जो टैक्स इनवॉइस बिजी से प्रिंट होगा उसका ई-वे बिल नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा डन हुआ ई-वे बिल को लेकर के। आई होप कि शायद इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज मोस्टली हमारी रिजॉल्व हो गई होंगी इस प्रैक्टिकल सेशन को देख के। फर्दर अगर कुछ होती है तो आप चैट बॉक्स में वो क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑटो जनरेट ई इनवॉइस। बहुत हद तक आप लोग कह सकते हैं कि ऑटो जनरेशन ई इनवॉइस बिल्कुल सेम है ई-वे बिल की तरह। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, कि अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम है।
और जो प्रोसेस है ई इनवॉइस जनरेट करने का बिजी से वो भी लगभग सेम है, लेकिन दोनों का यूसेज और दोनों का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। ई वे बिल के अंदर ई इनवॉइस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट माइंड में क्लिक हुआ और एक क्वेरी भी हमें स्क्रीन पर शो हुई, तो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा। एक क्वेरी है कि क्या हासिल किया जा सकता है बिजी से डायरेक्टली? यस सर, ऑनवर्ड्स 21 वर्जन, बिजी 21 के बाद से आप डायरेक्टली बिजी से ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने उसके लिए इनवॉइस नहीं बनाया है और आप ओनली ई वे बिल कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए कर सकते हैं। जो वाउचर कैंसिल करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, उस की का आप यूज कर सकते हैं और ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं बिजी में से। नेक्स्ट है ऑटो ई इनवॉइस। ऑटो इनवॉइस रूल 48(4) आया जीएसटी के अंदर, जिसमें बताया गया है कि एक वैलिड टैक्स इनवॉइस तब माना जाएगा जब उस इनवॉइस के ऊपर एक क्यूआर कोड, एक आईआरएन नंबर, एक आईआरएन की डेट ये मेंशन्ड होगी। इस क्यूआर कोड के अंदर भी यही सब डिटेल मेंशन्ड होंगी कि पार्टी का जीएसटीएन क्या है, उसमें क्या उसका एचएसएन कोड है जो वो बिल कर रहा है, कितनी वैल्यू है इनवॉइस की, ये सभी इंफॉर्मेशन उस क्यूआर कोड में मेंशन होनी चाहिए। यानी कि अब जो इनवॉइसेस बनेंगे वो ना सिर्फ लोकल एंड पे रहेंगे डेटा में, बल्कि गवर्नमेंट कहती है कि साथ के साथ आप पोर्टल पे अपलोड करिए, उसकी जानकारी गवर्नमेंट को हैंड टू हैंड दीजिए। फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस, fields required to be captured for the purpose of generating invoice specify under GST INV 01। एक टेम्पलेट गवर्नमेंट ने दिया, उस टेम्पलेट में जो जो फील्ड्स उन्होंने हमें बताई कि उनको चाहिए, वो सभी फील्ड्स बिजी ने इम्प्लीमेंट करी और यूजर उनको अब यहाँ पर फिल करेंगे और ऐड करेंगे। मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फील्ड्स, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एक्सटेंसिव फॉर्म containing almost all the fields that a businessman may require for generating the e-invoice। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है वो सभी फील्ड्स जो एक बिजनेसमैन को ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। बट एक यूजर को, एक लेमैन को इतनी डिटेल में या टैक्सेशन की इतनी जानकारी में जाने की शायद जरूरत नहीं है बिजी के होते हुए। बिजी में जैसे वो इनवॉइस बनाते थे सेम उसी तरीके से वो इनवॉइस बनाएंगे, और बस उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उनका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रहा है एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद से, तो उनको ई इनवॉइस बनाना है और बिजी वहां पर उनकी हेल्प करेगा ई इनवॉइस को जनरेट करने में। सो लेट्स मूव फॉर अ टेक्निकल सेशन और प्रैक्टिकल सेशन। एक बार चलते हैं, बिजी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ई इनवॉइस। कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी एंड वैट में हमें आना है ई इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड सेम जैसे कि हमने ई वे बिल रिक्वायर्ड को यस कहा, इसी तरह ई इनवॉइस रिक्वायर्ड को हम यस कहेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लगभग कुछ सेम चीज़ें हमसे वही पूछी जाएंगी जो ई वे बिल में पूछी गई हैं, फ्रॉम प्लेस और हमारा पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड। एंड नेक्स्ट दो चीज़ें और हैं, जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड है, बिजी के केस में वो सेम यूज हो सकती है जो आपने ई वे बिल के लिए क्रिएट की हुई है। यानी कि अगर कोई यूजर पहले से ई वे बिल बना रहा है बिजी की हेल्प से, तो उन्होंने जो यूजर आईडी पासवर्ड ई वे बिल में कॉन्फ़िगर की हुई है, जस्ट सेम ई वे बिल की यूजर आईडी पासवर्ड वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उनको अलग से ई इनवॉइस के लिए कोई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही केसेस के अंदर जो बैकएंड पर जीएसपी है वो सेम है, वेबटेल। तो आपने अगर एक बार रजिस्टर्ड आईडी बना ली है ई वे बिल के लिए, वही सेम यूज हो जाएगी आपकी ई इनवॉइस के लिए भी। आपको ओके करना है और इसको सेव कर देना है। ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से करनी है हमें। एक नेक्स्ट चीज का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे यूनिट मास्टर हैं जो बिजी में पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, और या आपने अपनी तरफ से अगर क्रिएट किए हैं, उन यूनिट मास्टर में आपको यूक्यूसी कोड जरूर मेंशन करना है, दोनों ही केसेस के लिए, ई वे बिल के लिए भी और ई इनवॉइस के लिए भी। आप देखेंगे यहाँ पे सेपरेटली पूछा गया है यूक्यूसी कोड, इसकी फुल फॉर्म कही जाती है यूनिट क्वांटिटी कोड, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। तो ये मेक श्योर करना है कि जितने भी यूनिट्स हैं उसके अंदर मेंशन हो आपकी यूनिट क्वांटिटी कोड्स। जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पे काफी सारी चीजों में मेंशन नहीं है अगर, तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, एक बार अपडेट कर देनी है। देन इसके बाद हमें डायरेक्टली इनवॉइसिंग पे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास सेम ऑप्शन आ जाएगा, स्टेशन और प्लेस ये में मेंशन करना है ई इनवॉइस में, और ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है क्या इस बिल के लिए, हम कहेंगे यहाँ पर यस, इस इनवॉइस के लिए हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है। इवन बिजी के अंदर एक फैसिलिटी और है कि अगर एक सिंगल इनवॉइस के लिए आप दोनों चीजें एक ही साथ जनरेट करना चाहते हैं, ई वे बिल और ई इनवॉइस, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस। इसको अगर आप यस करके आगे चलेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो ई इनवॉइस और ई वे बिल एक साथ जनरेट हो जाएंगे सिंगल रिक्वेस्ट पे, सिंगल कमांड पर। ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पर भी सेम है कि जो ई इनवॉइस की ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके की है, रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। ओके कहा, यस किया, वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यस, जेसन और ऑटोमेटिक, आई सेड ऑटोमेटिक। पॉसिबल एरर्स, ये जरूर ध्यान रहे, प्रिकॉशन जरूर रखनी है कि कोई भी ई इनवॉइस या ई बिल बनाने से पहले एक बार इस रिपोर्ट को आप लोग जरूर रन कर लें, जो एरर रिपोर्टिंग है। व्यू एंड जनरेट, सेम एज ई वे बिल, ये यहाँ पे हमारी लास्ट स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे आप सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ अगर चेंजेस हैं या कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं तो आप यहाँ से क्विट करके इनवॉइस को वापस मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें आपको ओके हैं यहाँ पर यूज़र को, तो वो उनको जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। एक रीज़न आ गया यहाँ पे, एरर मिल गया हमें, ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन द फील्ड एचएसएन कोड मस्ट बी स्ट्रिंग विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 6 एंड मैक्सिमम 8। यानी कि ई इनवॉइस बनाने की कंडीशन क्या हो गई है कि जो एचएसएन कोड आप यूज़ कर रहे हैं वो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होना ही होना चाहिए। अगर 4 कैरेक्टर के एचएसएन आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया जाएगा। ये एचएसएन कोड आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन के समय पर भी वेरीफाई करा दिया जाता है कि आपका 4 डिजिट का मेंशन है और इधर 6 डिजिट का है। आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं। सेव किया, जनरेट ऑटोमेटिक, लास्ट स्क्रीन एंड देन जनरेट। ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली, जैसे ई वे बिल नंबर जनरेट होता है ऐसे ही ई इनवॉइस का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है। इसको ओके किया हमने, प्रिंट ई इनवॉइस। एक चालान हमें रिसीव होता है आफ्टर जनरेटिंग ई वे बिल, ठीक इसी तरह एक ई इनवॉइस हमें रिसीव होता है आफ्टर जनरेटिंग ई इनवॉइस। तो आप इसमें देख पाएंगे स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड यहाँ पर अटैच किया हुआ है, और इस क्यूआर कोड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, जैसे सबसे पहले आईआरएन नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है और एक्नॉलेजमेंट डेट दी हुई। जो इनवॉइस को वैलिडेट करने के लिए तीन फील्ड्स गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करी है, वो ये तीनों फील्ड्स हैं, आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट, अलॉन्ग विद क्यूआर कोड। यानी कि ये चार चीज़ें आपके रजिस्टर्ड टैक्स इनवॉइस पर होनी चाहिए किसी भी पार्टी को आईटीसी पास करने के लिए और उस इनवॉइस को एक लीगल और वैलिड इनवॉइस बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको वो ई इनवॉइस मिल जाएगा। कुछ यूजर्स होते हैं जो ई इनवॉइस को अटैच करके इनवॉइस के साथ देते हैं। जनरली एज पर लॉ इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड और बाकी की तीन चीजें प्रिंट करा दी हैं तो आपको ये चालान उसके साथ अटैच करने की नीड नहीं है। बट फिर भी यूजर टू यूजर आप इसको और अटैच करके इनवॉइस को सेंड कर सकते हैं पार्टी को। तो ये प्रोसेस है बहुत ही सिंपल ई इनवॉइस जनरेट करने का बिजी के अंदर। आपने देखा कितना स्मूथली तरीके से ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों जनरेट हो गए। अब इन दोनों की कुछ रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स की बात करी थी हमने, इनकी एक रिपोर्टिंग हमें मिल सकती है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, सबसे लास्ट में मिलेगा ट्रांजेक्शन में हमें। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ई वे बिल एंड ई इनवॉइस मैनेजमेंट का एक टैब दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली चॉइस दी हुई है। बल्क में अगर आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाने हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है बिजी के अंदर।
जैसे कुछ यूजर्स होते हैं कहते हैं सर इनवॉइस टू इनवॉइस हम ई वे बिल नहीं बनाएंगे, हम डे एंड पे बनाएंगे या वीकेंड पे बनाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क में आप प्रिंट ई वे बिल या जनरेट ई वे बिल ई इनवॉइस आप यूज कर सकते हैं फैसिलिटी। जैसे जनरेट ई इनवॉइस पर अगर हम चलते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट आ गई है जो आपको ये दिखा रही है और ये क्लियर कर पा रही है कि कौन कौन से इन्वॉइसेज हैं इस डेट रेंज के दौरान, और उन इन्वॉइसेज का क्या ई इनवॉइस जनरेट हुआ है या नहीं। अगर ई इनवॉइस जनरेट हो गया है तो उनका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी। विद इन 48 आवर्स अगर आपको दोबारा से रीप्रिंट करना है, एक चीज बहुत ध्यान में रहे, काफी सारे यूजर्स की क्वेरी रहती है कि सर ई इनवॉइस को प्रिंट आउट ले रहे हैं दोबारा प्रिंट नहीं हो रहा है। सबसे पहली और मेजर कंडीशन है बेसिक कि 48 आवर्स तक आप ई इनवॉइस को दोबारा प्रिंट ले सकते हैं। आफ्टर 48 आवर्स आप ई इनवॉइस का प्रिंट आउट नहीं ले सकते, पोर्टल अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट का। तो 48 आवर्स के अंदर अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो वो आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं सिलेक्ट करके प्रिंट ई इनवॉइस। ठीक इसी तरह आप जनरेट और प्रिंट ई वे बिल भी कर सकते हैं। नो वाउचर फाउंड, ई वे बिल के लिए अभी कोई वाउचर नहीं है यहाँ पर। ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि कौन कौन से ऐसे इनवॉइस है जिनके लिए ई इनवॉइस नॉट जनरेटेड, आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया है। कई बार होता है एक हमें ऑडिट करना है कि हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे इनवॉइस हैं गलती से जो छूट गए हैं जिनके लिए ई इनवॉइस बनाना था लेकिन बना नहीं। तो ये वो रिपोर्ट है जो आपको दिखाएगी कि ई इनवॉइस यहाँ पर नहीं बने हुए इनके। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट और एनालिटिक्स पूरा यहाँ पर दिया हुआ है ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों के केस में, जिसको आप यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ऑटो बैकअप यानी कि बिजी एजेंट। अगेन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूजफुल बिजी एजेंट के रूप में ये वो यूटिलिटी है कि जो बिजी एक्सेस डेटाबेस के साथ साथ एसक्यूएल डेटाबेस का बैकअप भी हमें प्रोवाइड करती है, शेड्यूल करने में हेल्प करती है बैकअप को। अभी तक बिजी में मैनुअली बैकअप लिया जाता था एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी की, जब आप कंपनी क्लोज करते थे यूजर तब बैकअप ले सकते थे आप, या फिर आप मैनुअली जाकर के बैकअप लेते थे बिजी का। बट अभी इस यूटिलिटी के बेसिस पर आप बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं एक अलग अलग टाइम इंटरवल पर। तो इसके देखते हैं एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं बिजी में। सिक्योर डेटाबेस इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, यहाँ से जो बैकअप की फाइल बनेगी वो फाइलें एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। डायरेक्टली कोई यूज़र उसको किसी भी और एक्सटेंशन में और एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करके एक्सेस नहीं कर सकता कि उस डेटाबेस के अंदर क्या है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि जो बैकअप है वो भी पूरी तरीके से सेफ है। ऑटो बैकअप शेड्यूल कि जैसा कि अभी मैंने आपको सभी के साथ शेयर किया कि बैकअप आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। बैकअप नोटिफिकेशन, बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। बैकअप ऑन नेटवर्किंग, अभी तक प्रोविजन होता था बिजी के अंदर कि सिर्फ लोकल मशीन पे जहाँ पर डेटा रखा हुआ है या आप कह सकते हैं जहाँ पे सर्वर है आपका उस सर्वर मशीन पे ही बैकअप आप ले सकते थे। नाउ ऑनवर्ड्स की जब बिजी एजेंट आप यूज कर रहे हैं तब आप बैकअप जो है वो नेटवर्किंग में भी ले सकते हैं। यानी कि अगर लैन कनेक्टिविटी की हुई है, नेटवर्किंग की हुई है, तो एक शेयरिंग फोल्डर बना करके किसी सेकंड मशीन का आप उस पर बैकअप करा सकते हैं। एडेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एंटीवायरस की तरह प्रोटेक्शन ऐड की गई है। एंटीवायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम को सेव करता है अनवांटेड वायरसेस से, अनवांटेड वायरस अटैक से। ठीक उसी तरह एजेंट क्या करता है, टाइमली और शेड्यूल बेसिस पर बैकअप लेता है और जो हमारा और एक कंपनी का इंपॉर्टेंट बैकअप है उसको सेव करता है अननेसेसरी लॉस्ट होने से या अनवांटेड शटडाउन होने से, उस केस में जब डेटा करप्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए बिजी एजेंट बहुत यूजफुल है। आई हार्डली रिकमेंडेड कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि यूजर्स को मैक्सिमम बिजी एजेंट का आप यूज करवाइए। एंड लास्ट वन, रिटेन बैकअप अप टू 99 डेज। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी यूटिलिटी मार्केट में राइट नाउ अवेलेबल नहीं है
जो बैकअप को इतने नंबर ऑफ डेज तक रिटेन कर सके। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज बिजी में प्रोवाइड किए हुए हैं बैकअप को रिटेन करने के लिए कि आप ओल्डेस्ट 99 डेज तक का जो बैकअप है वो आप यहाँ पे ओल्डेस्ट रिटेन करके रख सकते हैं अपने सिस्टम पर। तो ये उसके कुछ की एडवांटेजेस हैं बिजी एजेंट के। अब चलते हैं एक इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि एजेंट को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। आई होप कि सभी के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपरली। बिजी एजेंट आप डायरेक्टली बिजी में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मुझे शो करना है तो बिजी हम ओपन करते हैं वापस एक बार, और यहाँ पर आप देखेंगे एक थर्ड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड बिजी एजेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली जो बिजी का सेटअप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिजी एजेंट का सेटअप है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे एक जिप फाइल मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक सेटअप फाइल आ जाएगा बिजी की तरह, जैसे बिजी का सेटअप फाइल आता है। अब इंस्टॉल करने से पहले जो प्रिकॉशन लेनी है, सबसे पहले प्रिकॉशन ये कि बिजी एजेंट इंस्टॉल करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपके सिस्टम पर बैकएंड में बिजी का कोई भी इंस्टेंस या बिजी ओपन नहीं होना चाहिए। बिजी आपका क्लोज होना चाहिए इस EXE को रन करते हुए। दूसरी प्रिकॉशन कि जब आप इस सेटअप को रन करेंगे और ये EXE जब आपसे लोकेशन पूछी जाएगी इंस्टॉलेशन की जो लोकेशन है EXE की वो आपको सेम देनी है जो आपने बिजी की लोकेशन दी हुई है। बिजी आपने लेट्स से कि आपने कहा कि C ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है या D ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब आप बिजी एजेंट की EXE इंस्टॉल करेंगे तो उसको भी आपको सेम ड्राइव में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बिजी एजेंट का कुछ इंटरफेस आएगा इस तरीके से। ये बिजी एजेंट का इंटरफेस है। फर्स्ट स्क्रीन बिजी एजेंट की कुछ इस तरीके से आएगी। आई होप कि सभी के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपरली। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्लिक करना है। सबसे पहले पूछा गया है डेटाबेस का टाइप। अब ये जो यूटिलिटी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बैकअप के लिए, ये एक्सेस के लिए कर रहे हैं SQL के लिए कर रहे हैं। हमने कहा सर एक्सेस के लिए कर रहे हैं। एक्सेस के केस में एक्सेस की डाटा डायरेक्टरी आपको बतानी है कि जहाँ पे आपका डेटा जो बिजी में यूज हो रहा है। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है बिजी डेटा, हमने उसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। इसमें कुछ कंपनियां रखी हुई हैं दो हमारी, ठीक है। अगर ये सेम SQL होता है तो SQL के केस में जो हमारी सर्वर इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सर्वर इंफॉर्मेशन में आपका सर्वर का नेम, यूजर नेम ऐसे, और पासवर्ड आपका SQL का जो लॉगिन का पासवर्ड होता है, ये आपको डिफाइन करना है SQL के केस में। एक्सेस में आपने देखा बहुत सिंपल है, डेटा डायरेक्टरी बता दी आपने। नेक्स्ट है कि जब बैकअप आपका कंप्लीट हो जाए तो नोटिफिकेशन आपको किस तरीके से आनी चाहिए। ईमेल की हेल्प से आनी चाहिए, ईमेल के कंसेप्ट में आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, या बिजी BNS के थ्रू नोटिफिकेशन आना चाहिए। हमने कहा सर बिजी BNS में नोटिफिकेशन आना चाहिए। बिजी BNS में नोटिफिकेशन आने के लिए जिस नंबर पे आपको नोटिफिकेशन देना है वो नंबर आपको यहाँ पर पहले मेंशन करना है। अब ये ध्यान रहे और ये मेक श्योर करना है कि ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन है ये नंबर एक तो एक्टिवेट होना चाहिए पहली चीज, और इस नंबर पे आपका बिजी BNS का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर्ड होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। BNS जब आप डाउनलोड करेंगे एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को, उसमें जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक OTP बेसिस पे ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा उस मोबाइल एप्लीकेशन से। तो आपको वो नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद वही नंबर यहाँ पे पंच करना है, ऐड करना है। और आप यहाँ पे ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल मोबाइल नंबर विद सेपरेटर है सेमी कॉलन। आप यहाँ सेमी कॉलन लगा सकते हैं और यहाँ पे दूसरा नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन, किस लोकेशन से बैकअप हो रहा है, यानी कि सर्वर का नेम भी रख सकते हैं या ऑफिस का नाम भी आप रख सकते हैं, ताकि जब मेल जाए आपको या नोटिफिकेशन जाए तो उसमें आपको ये पता लग जाए कि कौन सी वाली जगह का बैकअप आया है।
हो सकता है एक ऑनर 2 जगह पे बिजी चला रहा हो और दोनों जगह बिजी एजेंट कॉन्फ़िगर किया हो, तो उनके मोबाइल पे जब नोटिफिकेशन आएगी तो उनको कैसे क्लियर होगा कि कौन सी लोकेशन का बैकअप डन हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पे लोकेशन देनी है। सेव कर दिया। आई होप कि ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी सबको। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में भी सेम है कि हमें ईमेल आईडी बतानी है और मल्टीपल ईमेल आईडी हम बता सकते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन डन। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर आना है। वांट टू क्रिएट बैकअप, क्या बैकअप बनाना चाहते हैं, हमने कहा यस। स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप, यहाँ पे बैकअप का पाथ बताना है आपको। लोकेशन, यानी कि किस लोकेशन पे आपको बैकअप चाहिए। हमने कहा बिजी एजेंट का डेटा का फोल्डर है, इस पे बैकअप की लोकेशन चाहिए। बैकअप जो आएगा वो इस फोल्डर के अंदर आएगा। एक और अच्छी चीज़ क्या है जो इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है कि जो बैकअप के फोल्डर बनेंगे वो किस सीक्वेंस में बनने चाहिए। पहले डेट आनी चाहिए, फिर कंपनी आनी चाहिए उसके अंदर, या पहले कंपनी के नाम से फोल्डर बने और जब उन फोल्डर्स को खोलें तो डेट वाइज बैकअप आए। तो ये यूज़र की चॉइस है, जो उनको सूटेबल लगता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड कंपनी या ऑल कंपनी, हो सकता है जो डाटा डायरेक्टरी आपने अभी कॉन्फ़िगर करी है, सेव करी है जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, उसके अंदर 15, 20 या 25 कंपनियां हों, लेकिन बैकअप आपको सिर्फ 1 या 2 कंपनी का लेना है। तो सिलेक्टेड का भी ऑप्शन है और ऑल कंपनी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सिलेक्ट किया, बैकअप शेड्यूल पर गए। यहाँ पर आपको बताना है किस किस दिन आपको बैकअप लेना है। अगर 7 डेज लेना है तो 7 डेज इन ऑल कर दिया, सिलेक्ट ऑल। फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर का लेना है, करंट या प्रीवियस ईयर का लेना है, या ऑल फाइनेंशियल ईयर का लेना है, जैसे कि बिजी हमेशा पूछता भी है बैकअप लेने के समय पर, वो आपको यहाँ पर बताना है। नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे, एक सिंगल डे के अंदर कितनी बार बैकअप ले सकते हैं मैक्सिमम। एक सिंगल डे के अंदर मैक्सिमम हम 3 बार बैकअप ले सकते हैं, और उन 3 बार के लिए हमें यहाँ पे टाइम डिफाइन करना होगा। किस किस समय पर बैकअप होना है, लंच के टाइम पर होना है, ऑफिस क्लोज होने से आधा घंटा पहले होना है, या ओपन होने के 10 मिनट बाद होना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रिटेन बैकअप मैक्सिमम जैसे हमने डिस्कस किया 99 है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यूजर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम बैकअप कितने दिन के लिए रिटेन हो सकता है, और इसको सेव कर देना है। तो ये एक कुछ 3 से 4 स्टेप्स की कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, जो आपको करनी है, यूजर को करनी है, और सेव कर दिया। दैट्स इट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बिजी एजेंट के केस में मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये आपको करनी है। डोंगल सर्वर ऑप्शनल है। ये यूज होता है जहाँ पे एसक्यूएल का डेटाबेस चल रहा होता है उस केस में, या जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ काउंट्स आपके चल रहे होते हैं, उस केस में सिक्योरिटी चेक कराता है। तो डोंगल सर्वर आपको वहाँ पे इनेबल करना है और चेक सिक्योरिटी कराना है, जहाँ पे वो आपको काउंट्स की डिटेल दे देगा। जैसे बिजी में इससे पहले एक यूटिलिटी रहती है, डोंगल सर्वर यूटिलिटी, जो हम काउंट केस में चलाते हैं, एसक्यूएल के केस में चलाते हैं। एजेंट के आने के बाद हमें उस यूटिलिटी की नीड नहीं है अलग से चलाने की, इसी एजेंट के अंदर वो यूटिलिटी इनबिल्ट कर दी गई है। एक अच्छी चीज और है नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि एजेंट की हेल्प से हम अब नेटवर्किंग में भी एरर ले सकते हैं। अब हम नेटवर्किंग में भी बैकअप ले सकते हैं। नेटवर्किंग में बैकअप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डोंगल सर्वर को यस करना है, एडिशनल डेटा पाथ ऐड करना है। एडिशनल डेटा पाथ विल ओनली वर्क इन मल्टी यूजर मोड, पहली चीज कि ये सिर्फ मल्टी यूजर मोड में काम करेगा। तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करने के लिए मल्टीपल लोकेशन पे आप यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करा सकते हैं और डेटा को बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको करना है ऐड टू स्टार्टअप। एक लास्ट में बटन दिया हुआ है ऐड टू स्टार्टअप, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी कुछ मशीन्स पे, कुछ विंडोज़ के साथ में सम टाइम ये इशू आ जाता है कि आपका ऐड टू स्टार्टअप काम नहीं करता है। उस केस में विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सर्विसेज होती हैं ऐड टू स्टार्टअप की, उसमें जाके बिजी एजेंट की EXE को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये उन विंडोज़ के साथ भी काम करने लग जाता है। हम सभी जानते हैं सर, मशीन टू मशीन टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें वेरी हो जाती हैं कई बार, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है। और अगर किसी सिनेरियो में नहीं भी कर रहा है तो आप हमारे चैनल सपोर्ट से उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। और इवन अगर आप सेल्फ से करना जानते हैं तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप कि विंडोज़ की सर्विसेज होती हैं स्टार्टअप सर्विस, उसमें किसी एप्लीकेशन को किस तरीके से ऐड किया जाए। ऐड करने के या मोटिव क्या है और पर्पस क्या है। ऐड करने का पर्पस ये है कि जितनी बार भी सिस्टम आपका अप होगा, यानी कि स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा, तो ये जो एप्लीकेशन है बिजी एजेंट की, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी।
आइदर बिजी चल रहा है या बिजी बंद है, लेकिन ये एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन रन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बैक देखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं ये बैकअप हो जाएगा, इसका जो टाइम इंटरवल आपने दिया हुआ है, और यहाँ पे इनका एक लॉग बनता रहेगा। लॉग में आपको दिखाएगा टोटल 2 कंपनियां, सक्सेस कितनी हो गई, फेल कितनी हो गई। यानी कि अगर किसी रीजन से कोई कंपनी छूट जाती है तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कंपनी कोई स्किप हो गई है जिसका बैकअप नहीं हुआ है। तो इस तरीके से बिजी एजेंट की यूटिलिटी इतनी यूजफुल है कि बैकअप को हम शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम इंटरवल दे सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे बैकअप को शेयर कर सकते हैं, और इसकी नोटिफिकेशन मैनेजमेंट को हम ईमेल पर और बिजी नोटिफिकेशन ऐप पर भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं और यूजर्स को इस बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं सर। बीडैप, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं। बिजी का बहुत ही शानदार फीचर है और यूटिलिटी है पावरफुल। पर्पस क्या था इम्प्लीमेंट करने का और बिजी में देने का? पर्पस था कि सर एनालाइज किया मार्केट के अंदर एफएमसीजी और फार्मासिस्ट एक मेजर बिजनेस सेगमेंट है। यूज तो कोई भी यूजर कर सकता है इसको, बट इनके केस में जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी, बहुत ज़्यादा रिलीवेंट और यूजफुल फीचर है। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स और यूजर्स हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और उनका रियल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। यूज है इसका कि दो क्लाइंट्स अगर बिजी यूज कर रहे हैं, सेलर भी और बायर भी, तो सेलर ने जो इनवॉइस बनाया है वो ऑटोमेटिकली बायर के सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। सेलर ने जो इनवॉइस बनाया है वो बायर के सिस्टम पर अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसमें कैसे होगा ये हम एक बार समझेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। एक बीडएप की आईडी बनानी होती है। हमें किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए एक वे आउट चाहिए होता है। जैसे हम बात करनी है कि अगर विशाल को आप लोगों से बात करनी है तो विशाल को क्या चाहिए होगा? आपका मोबाइल नंबर आपको कॉल करने के लिए, या विशाल को आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी आपसे ईमेल पे कम्युनिकेशन करने के लिए। इसी तरह जब दो कंप्यूटर को काम करना होता है तो वो कैसे काम करते हैं? कोई एक आईडी जनरेट करनी है जो आईडी हम एक्सचेंज करेंगे बायर और सेलर के बीच में। उस आईडी के बेसिस पे ये इनवॉइसेस एक्सचेंज हो जाएंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। यानी कि अगर एक इनवॉइस के अंदर 100 100 प्लस 200 500 400 इन्वेंट्री है तो वो आपकी डायरेक्टली अपडेट हो जाएगी सेलर बायर के सिस्टम पर। एक्सचेंज इनवॉइस ऑन अ क्लिक। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एक क्लिक के बेसिस पर आप इनवॉइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बायर टू सेलर टू बायर एक्सचेंज कर सकते हैं। इंक्रीज क्लैरिकल एफिशिएंसी। हम बात करते हैं सर जब 150 आइटम या 200 आइटम फीड करने होते हैं तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी, इस चीज के चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि वहां पे क्लैरिकल मिस्टेक होगी। तो उस क्लैरिकल मिस्टेक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस फीचर का यूज करना चाहिए ताकि जो सेलर ने इनवॉइस बनाया है वही एज इट इज इनवॉइस अपडेट हो जाएगा बायर के एंड पर भी। बायर को दोबारा से पंच नहीं करना पड़ेगा, दोबारा डिस्काउंट, क्वांटिटी, प्राइस या फिर आइटम दोबारा से कॉल नहीं करने पड़ेंगे। बहुत ही इजी और यूज टू एप्लीकेशन है, फीचर है। एक्सचेंज इनवॉइस इन पीडीएफ फॉर्म। अब जो इनवॉइस एक्सचेंज होंगे वो एक तो बैकएंड पर एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सएमएल फॉर्म में तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ में भी शेयर रहेंगे कि आप उनकी पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। नो नीड टू डेटा फीडिंग एट पार्टी एंड। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बायर के एंड पर हमें डेटा फीडिंग करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सचेंज इनवॉइसेज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। इनवॉइसेस जो हैं हमारे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर एक्सचेंज होंगे। यानी कि अगर यूजर के माइंड में कहीं भी ये क्लिक हो रहा है कि उसका जो इनवॉइस है वो लीक हो सकता है या कोई उसको हैक कर सकता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके जो इनवॉइसेज हैं वो फुल्ली सिक्योर्ड हैं और फुल्ली एनक्रिप्टेड हैं। तो ये इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स सी फॉर प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
कंपनी में लॉगिन करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन, और आपको आना है जर्नल मेन्यू पर। कहाँ पर आना है? इस बार हमें जो कॉन्फ़िगर करना है फीचर, उसके लिए हमें आना है जर्नल मेन्यू पर। जर्नल मेन्यू पर आप आएंगे, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एक फीचर है यहाँ पर, आप अगर देख पाएंगे अभी हमने सिलेक्ट किया है एक्सचेंज इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इस कॉन्फ़िगरेशन की विंडो पर हमें एक आईडी क्रिएट करनी है, जैसा कि हमने शेयर किया, एक बीडैप आईडी बनानी है, क्रिएट न्यू आईडी। तो यहाँ पे एक आईडी हमें जनरेट करनी है। एक आईडी बना दी हमने और यहाँ पे उसका पासवर्ड डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये आईडी क्रिएट करनी है। ये सभी डिटेल्स दे करके जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक आईडी जनरेट हो जाएगी। ये आईडी हमारे डेटाबेस के लिए, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी है कि एज अ सेलर ये हमारी आईडी है और ये पासवर्ड है। ये आईडी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ली। ये सेम आईडी, सिर्फ इसकी जो आईडी है नॉट पासवर्ड, ये आईडी हम एक्सचेंज करेंगे किसके साथ? हमारे बायर के साथ। अब हमारे बायर के एंड पे अगर कोई लेजर बना होगा हमारे नाम से, अकाउंट बना हुआ है, तो वो बायर उस मास्टर के अंदर इस आईडी को मेंशन कर देगा, बीडैप आईडी। अब ये बीडैप आईडी सही है या गलत है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेव किया, ओके। सेम इसी तरह जो आपका बायर है, जिनको आप सेल कर रहे हैं, वो एक बीडअप आईडी बनाएंगे क्योंकि वो भी बिजी यूज कर रहे हैं, और वो आईडी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको उनके लेजर में यहाँ पे डिफाइन करनी है। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करते हैं, ठीक वैसे ही उनकी बीडअप आईडी भी करनी है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल से समझा था कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? कोई बेस चाहिए होगा, कोई आईडी चाहिए होगी। ये वही आईडी है जिस आईडी के बेसिस पर हमारा लैपटॉप, हमारा बिजी उनके बिजी सामने वाले बायर के बिजी के साथ कम्युनिकेशन करेगा और इनवॉइसेस को एक्सचेंज करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड टू बीडैप आफ्टर सेविंग। यहाँ पे एक चॉइस है कि जो इनवॉइस है वो अपलोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या इस इनवॉइस की पीडीएफ भी अपलोड करनी है हमें बीडैप पर। हमने कहा यस करनी है। सिलेक्टेड फॉर्मेट फॉर पीडीएफ स्टैंडर्ड। ये वाउचर सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन है। अब बिल इन बनाने के बाद, बिजी में इनवॉइस सेव करने के बाद यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, अपलोड वाउचर टू बीडैप, यानी कि इस आईडी पे अपलोड करना है। हमने कहा यस। वाउचर अपलोडेड सक्सेसफुली टू बीडैप, यानी कि एक मीडिएटर में एक सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर ये इनवॉइस अपलोड हो गया है। अब सामने वाला जो बायर है उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे उनको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडैप। अब आप देखेंगे आपके पास स्क्रीन पर दो चॉइसेस हैं, डेटा रिसीव्ड ऑन बीडैप और डेटा सेंड टू बीडैप। कि आपको डेटा, आपने जो डेटा सेंड किया है बीडैप पे, आपको वो देखना है, या आपके लिए कहीं से अगर कोई इनवॉइस आया है बीडैप पर वो देखना है। अभी बीइंग अ सेलर हमने एक इनवॉइस अपलोड किया है, तो देखते हैं कि वो सर्वर पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप जैसे कि चेक कर सकते हैं कि टारगेट बीडअप आईडी किस आईडी के लिए हमने सेंड किया है? डेमो आईडी के लिए। कंपनी का नाम क्या है? हमारी सैंपल डेटा फॉर बीडअप। वाउचर टाइप सेल, बिल का नंबर, बिल की डेट, बिल का अमाउंट। स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है।
अब ये स्टेटस का क्या मतलब है, बायर जब तक सामने वाला क्लाइंट और कस्टमर हमारा ये इनवॉइस डाउनलोड करके सेव नहीं कर लेते, दो दो चीजें होंगी यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप होगा डाउनलोड, दूसरा स्टेप होगा सेव करना। हो सकता है वो डाउनलोड करें और बिल के अंदर उनको कुछ गलती निकल मिल जाए जिसकी वजह से वो बिल को रिजेक्ट कर दें, तो उस केस में इसका स्टेटस आ जाएगा डाउनलोड बट नॉट सेव, कि डाउनलोड तो हुआ है सेव नहीं हुआ या रिजेक्ट कर दिया गया है। सेकंड स्टेप है कि डाउनलोड भी किया, बिल को क्रॉस वेरीफाई किया कस्टमर ने, सारा बिल उनके अकॉर्डिंग ठीक था, डिस्काउंट प्राइसिंग इन्वेंट्री, और वो उन्होंने उस बिल को सेव करा दिया एज इट इज बिजी के डेटाबेस में। उस केस में इसका स्टेटस चेंज होकर यहाँ पे दिखेगा हमें डाउनलोडेड एंड सेव। इससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि बिल हमारा सही था और सामने वाले कस्टमर ने उस बिल को डाउनलोड कर लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे मेरे साथ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है एक्चुअली, ऑल वाउचर्स इंक्लूडिंग पेंडिंग ओल्डर देन 30 डेज विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। अब ये जो सर्वर है यहाँ पे जो इन्वॉइसेस हमने अपलोड कर दिए हैं, ये 30 डेज तक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर विद इन 30 डेज कस्टमर ने इसको डाउनलोड करके सेव कर दिया, वेल एंड गुड है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 डेज ये बिल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सर्वर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, यानी कि बिल को आगे कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर रहने का। फिर भी अगर कस्टमर कहता है कि आफ्टर 30 डेज उनको वापस वो बिल चाहिए और उन्होंने किसी रीजन के चलते डाउनलोड नहीं किया था, तो आप अगेन उस बिल को मॉडिफाई करेंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ पर। 30 डेज पहले का बिल ओपन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे इस तरीके से। डेटा रिसीव ऑन बीडैप, ठीक इसी तरह एक ये रिपोर्ट आएगी सोर्स बीडैप। सोर्स बीडैप के अंदर मुझे दिखाया जाएगा कि कौन सी आईडी है जहाँ से मेरे लिए इनवॉइस आया है, या कौन सी कंपनी है जिन्होंने इनवॉइस मुझे भेजा है, और यहाँ पे स्टेटस में सेम चीज कि डाउनलोडेड हो गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सेव एंड रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। और जो यूजर्स हैं उनको एक बहुत अच्छी यूटिलिटी आप दे सकते हैं, स्पेशली जिनके इन्वॉइसेस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, जिनके इन्वॉइसेस के अंदर इन्वेंट्री की डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है, या इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है बिल को बनाने के लिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है ये बीडैप का, डेटा एक्सचेंज का। और इस बीडैप फीचर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है मोबाइल ऐप के केस में, कि जब हम बात करते हैं बिजी की मोबाइल ऐप में, तो मोबाइल ऐप के केस में भी बीडैप यूज की जाती है। यही आईडी है जो आपकी इस कंपनी के डेटाबेस की आइडेंटिटी बनती है, और मोबाइल इस आईडी के बेसिस पे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाता है। बहुत ही सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है सभी यूटिलिटीज की। आई होप कि सभी को इजी लग रहा हो करने के लिए। और फिर भी अगर कुछ क्वेरीज होती हैं इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो एज वी ऑल नो कि हमारे पास चैनल सपोर्ट डेस्क है, आप कभी भी हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, इन कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बीएनएस, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस। एक एंड्रॉयड और आईओएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो बिजी के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, और इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको आपके बैकअप की नोटिफिकेशन, आपके लेजर्स, आपके बिल्स रिसीवेबल, सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट, इन सब की जानकारी आपके मोबाइल पर रहेगी। आइदर आप अपने ऑफिस से बाहर हैं, किसी आउटसाइड लोकेशन पर हैं, तब भी आप अपने बिजनेस से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन डेवलप ही की गई है मैनेजमेंट के लिए, ऑनर्स के लिए, कि वो उनके बिजनेस में उनकी एब्सेंस में क्या क्या वर्किंग्स हो रही हैं, उनको पूरी इस चीज़ की जानकारी मोबाइल पर उनके मिलती रहेगी। सबसे पहला बेनिफिट है 24/7 कनेक्टेड विद योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस से अब 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं इस मोबाइल ऐप की हेल्प से। शेयर लेजर एंड रिपोर्ट्स ऑन अ सिंगल क्लिक। लेजर और रिपोर्ट्स सिंगल क्लिक के बेसिस पे आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि लेट्स एग्जांपल कि आप अपने ऑफिस से बाहर हैं, आपने अपने अकाउंट्स में फ़ोन किया कि एक पर्टिकुलर पार्टी का लेजर आपको चाहिए, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो जस्ट लेजर ओपन करेंगे और सेंड थ्रू बीएनएस क्लिक करेंगे, और बीएनएस के ऊपर वो जो लेजर है वो शेयर हो जाएगा। कंपैटिबल विद एंड्रॉयड एंड आईओएस प्लेटफॉर्म। अभी ना सिर्फ ये एंड्रॉयड बल्कि साथ ही साथ आपके जो आईओएस का प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी कंपैटिबल है, आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पे इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं।
इजी टू यूज एंड कॉन्फ़िगर, ये वर्डिंग लिखी इसीलिए गई है, बताया इसलिए जा रहा है इजी टू यूज एंड कॉन्फ़िगर, कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इजी टू यूज एंड कॉन्फ़िगर है। इसके लिए कोई भी हमें कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकली नहीं करनी है, जस्ट एक बीडैप आईडी हमारे पास रहेगी और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा हमें, जिस मोबाइल नंबर के बेसिस पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये सिर्फ हम अपने इंटरनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो फ्रीक्वेंटली लेजर या रिपोर्ट्स मांगता है हमसे, तो हम उनको भी कह सकते हैं सर आप बिजी बीएनएस डाउनलोड कर लीजिए। वो बिजी के यूजर हैं या नहीं है ये एक सेकेंडरी पॉइंट है, मतलब इस चीज से कोई चेंज नहीं आएगा। वो बिजी के यूजर ना होते हुए भी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। अब उनके केस में यूज कैसे होगा कि जो बिजी के यूजर नहीं है, उनके केस में यूज ऐसे हो सकता है जैसे मैंने कहा कि फ्रिक्वेंटली यूजर्स अगर आपसे कोई रिपोर्ट्स मांगते हैं डेली बेसिस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका जो नंबर, जिस नंबर पे उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करी है, वो नंबर आप उनके लेजर में अपने बिजी के डेटाबेस में ऐड कर देंगे। और जब वो लेजर मांगेंगे उनका लेजर खोलेंगे और सेंड बीएनएस पे क्लिक करेंगे, तो बिजी क्या करेगा, जो नंबर उनके लेजर में, उस नंबर के ऊपर ये पीडीएफ बना करके शेयर कर देगा और उनको अपने मोबाइल पे डायरेक्टली लेजर मिल जाएगा या डायरेक्टली रिपोर्ट मिल जाएगी, जो रिपोर्ट आप उनको शेयर करना चाहेंगे। सेट योर ओन एम पिन टू सिक्योर लॉगिन। आपका फोन बाय मिस्टेकली या इंटेंशनली कोई और पर्सन एक्सेस करता है, तो क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड डेटा उसके अंदर है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। उस केस में आप अपनी इस एप्लीकेशन को कैसे और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल के लिए एम पिन जनरेट करने का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि सिर्फ होगा आपके मोबाइल के लिए और उस एप्लीकेशन के लिए, कि आप एम पिन मेंशन करेंगे तभी वो रिपोर्ट और तभी वो एप्लीकेशन ओपन होगी। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिया हुआ है, जो इसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। अब इसका एक लाइव सेशन देखते हैं कि हम इसको कॉन्फ़िगर, जैसे हमने बताया कि आप लोग अभी रियल टाइम में भी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक नंबर के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। बिजी में इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। मास्टर अकाउंट्स मॉडिफाई, और यहाँ पे हमने कहा एक लेजर है, एक लेजर के अंदर एक नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर। इवन मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इज स्टिल दोनों सेम है। ये मोबाइल नंबर हमने यहाँ ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया, सिंपल। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे बिजी की बीएनएस नोटिफिकेशन रजिस्टर्ड है, ऐसा हमें क्लाइंट ने कहा है। अब क्लाइंट का लेजर उनको शेयर करना है, कैसे होगा, ओपन किया। एक तो तरीका, इस लेजर को आप यहाँ से ईमेल कर दीजिए। दूसरा तरीका, इसकी पीडीएफ बनाइए और अलग से मेल में अटैच करके दे दीजिए या व्हाट्सएप से उनको सेंड कर दीजिए। तीसरा, अब जो तरीका यूज करने जा रहे हैं बीएनएस का, वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको सिंपल क्लिक करना है, कमांड यूज करनी है कंट्रोल P, फ्रॉम बिजी और एज इट इज ग्री, ये आपकी चॉइस है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है बिजी बीएनएस का, आई होप कि सभी की स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, कि इस ये जो रिपोर्ट है, ये जो लेजर है, इसको हम प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और इसको एसएमएस भी किया जा सकता है। लास्ट है बिजी बीएनएस, हम इसको बिजी बीएनएस के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर हमने इनके लेजर में दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिकअप होकर के आ गया है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, डियर एडवोकेट, यानी कि जो क्लाइंट का नाम है, प्लीज फाइंड अटैच्ड अकाउंट लेजर रिगार्ड वीआईपी। यहाँ पे अगर नंबर किसी सिनेरियो में नहीं आता, वो एक ही कंडीशन होती है कि लेजर के अंदर अपडेट नहीं है। फिर भी फर्दर अगर आपने लास्ट टाइम किसी नंबर पे बीएनएस भेजा हुआ है, तो आप F4 की यूज करके उसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये अगेन एक अच्छी यूटिलिटी है, यहाँ पर एक शॉर्टकट की दी हुई है F4 की। लास्ट टाइम जिस जिस पार्टी को आपने बीएनएस किया है या जिस जिस नंबर पे बीएनएस फैसिलिटी यूज की है आपने, वो नंबर आपकी लॉग में मेंटेन होते रहेंगे बैकएंड पर। आप F4 करेंगे और यहाँ से नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर सिलेक्ट किया, सेंड बटन पर क्लिक किया, नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली। ये उस पर्टिकुलर मोबाइल पे अब पीडीएफ शेयर हो गई, जिस मोबाइल पे ये नंबर रजिस्टर्ड था बीएनएस नोटिफिकेशन में। अब आइदर वो हमारा कस्टमर है, आइदर वो हमारा मैनेजमेंट है, और आइदर वो हमारे
एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हमारी चॉइस है कि हमें ये किनको सेंड करना है। एक ऑप्शन और अच्छा दिया हुआ है कि इनवॉइस बनने के बाद डायरेक्टली अगर वो पार्टी बीएनएस यूज कर रही है तो उनके पास ये शेयर हो जाए। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और एक प्रोविजन ये भी कर सकते हैं कि इसकी एक कॉपी तो कस्टमर के पास जाए, एक कॉपी आपके मैनेजमेंट के पास चली जाए, आपके ऑनर के पास, आपके अकाउंटेंट के पास, या यूजर के अपने मोबाइल नंबर पे अगर उनको चाहिए तो अपना मोबाइल नंबर वो यहाँ मेंशन कर दें, और जिस पार्टी को उनको सेंड करना है उसका मोबाइल नंबर वो लेजर पे मेंशन कर देंगे, अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ऑप्शंस और यूटिलिटी दी हुई है बिजी के अंदर, इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और इसको इजी बनाने के लिए। बहुत ही स्मॉल साइज की एप्लीकेशन है। आप कस्टमर को भी थोड़ा कन्वेंस करके उनको इंस्टॉल करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो जो मेल करने का कंसेप्ट है वो बिल्कुल आप खत्म कर सकते हैं, लेजर को, रिपोर्ट्स को। इवन अगर मैनेजमेंट को स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से, कि आपके ऑनर ने जस्ट कॉल किया और कहा कि जो भी स्टॉक का स्टेटस है वो मुझे राइट नाउ चाहिए, तो आप इसको बीएनएस करेंगे, F4 करेंगे, नंबर एंटर किया और सेंड। अब इस पूरे स्टॉक रजिस्टर की एक पीडीएफ बनी और ऑनर के मोबाइल पर वो पीडीएफ शेयर हो गई। तो उनको करंटली स्टेटस मिल गया बिजी के अंदर, उनका क्या डेटाबेस के अंदर स्टॉक चल रहा है। आई होप कि ये वाली जो फैसिलिटी है वो बहुत यूजफुल रहेगी सभी के लिए, यूजर्स के लिए। आगे चलते हैं सर इसी के साथ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड इट, कि जैसे कि बताया मैंने, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन बहुत ही हॉट टॉपिक है सर। डीएनएस आपने देख लिया, ईमेल का प्रोविजन आपने देखा, अब व्हाट्सएप देखते हैं कि व्हाट्सएप कैसे काम करेगा। पहले तो एडवांटेजेस समझते हैं कि व्हाट्सएप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं बिजी के कंटेक्स्ट में। वी ऑल नो दैट नाउ डेज व्हाट्सएप हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। बिल्कुल सही है सर, हमारी डे टू डे लाइफ में जो व्हाट्सएप है उसका बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, हर जगह पे हर तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और यूजर्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं उसको फुल्ली तरीके से। सेंडिंग मैसेज, पीडीएफ फाइल्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप हैज बिकम एन कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस करने की कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में जैसे हम देखते हैं ट्रेंड, मैक्सिमम जो डील्स हैं, मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही कंप्लीट हो जाती है, और ईमेल आईडी पर या कॉल पर उतना शायद जाना ही नहीं पड़ता है बिजनेसमैन को। साथ ही साथ व्हाट्सएप doesn't allow sending message to it through third party software. It does allow sending to its desktop version in a restricted manner. WhatsApp ने कभी भी अलाउ नहीं किया है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन WhatsApp को यूज बल के मैसेजेस सेंड करे। उन्होंने सिर्फ एक एपीआई प्रोवाइड करी है जिसको एपीआई भी कहा जाता है। एक यूज करते हुए सिर्फ ये प्रोविजन दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से कि हम वन बाय वन करके मैसेजेस को शूट कर सकते हैं व्हाट्सएप की फॉर्म में। डेस्कटॉप वर्जन होता है व्हाट्सएप का, हम में से शायद काफ़ी सारे पार्टनर्स यूज़ भी कर रहे हैं। डेस्कटॉप वर्जन एक रहता है व्हाट्सएप का, वो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। तो उस व्हाट्सएप वर्जन के थ्रू हम व्हाट्सएप को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ है जो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। बीइंग अ टेक्निकल प्रोवाइडर, कि आप टेक्निकली सपोर्ट करते हैं यूजर्स को, तो ये बिल्कुल है। व्हाट्सएप जो है वो विंडो 8 और 10 ऑनवर्ड्स यूज़ हो सकता है। विंडो 7 एक्सपी या फिर विंडो 98 इस तरीके की जो विंडोज़ हैं इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। उसका रीज़न है कि ये व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए हमें डेस्कटॉप वर्जन चाहिए होता है व्हाट्सएप का। तो विंडोज़ 7 में कुछ फाइल्स की लिमिटेशंस होती हैं, विंडोज़ की लिमिटेशंस होती है। काफ़ी सारी मशीन्स पे ये एरर रहता है कि व्हाट्सएप जो डेस्कटॉप वर्जन है वो इंस्टॉल नहीं होता है विंडोज़ 7 के केस में। बट 8 ऑनवर्ड्स और 10 ऑनवर्ड्स ये फुली कंपैटिबल है। और कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे विंडोज 7 लाइसेंस होती है वहाँ पर ये काम करता है। सो अब इसका प्रैक्टिकल सेशन के लिए मुझे अपना मशीन एक बार चेंज करना होगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल पंकज सर। आई एम ऑडिबल टू यू पंकज सर?
विशाल, आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible, sir. Okay. So can I share Sir, my एक screen? just request. Yes, yes, sir. Yes, I'm just giving you the permission to share the screen. मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन को। Yes, sir. Please. Now, yes, yes. Now you can share. Okay. So, respected partners, now we are going for a live session for WhatsApp implementation. So, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे एक बार पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, चले जाते हैं। विशाल, यस सर, आवाज आ रही है विशाल आपको? सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूरत होती है। यस सर, यस, यू आर ऑडिबल सर। You can just instruct, I will do same like that, right? Yeah, sure, so first sir. Right, sir. I have just prepared, just install WhatsApp। इसमें सिंपल सी बात है, आप whatsapp.com में डाउनलोड सेक्शन में जाके WhatsApp का exe कर लेंगे। बट इसमें एक चीज है ध्यान रखना है, ये 64 बिट पे चलेगा और मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो है 64 बिट ही यूज करते हैं, क्योंकि 34 बिट में 4 GB से ज्यादा रैम ही सपोर्ट नहीं करता है। तो मोस्टली जो है वो 64 बिट है। एक बार हो गया हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सर मैं ऐड करना चाहूंगा, व्हाट्सएप एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं सिस्टम के थ्रू, दो तरीके होते हैं व्हाट्सएप यूज करने के। व्हाट्सएप वेब होता है, एक व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन होता है। डेस्कटॉप वर्जन में प्रॉपरली हम लोग एक EXE को डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अभी, हमने एक डेस्कटॉप वर्जन को इंस्टॉल किया है। और एक तरीका होता है कि हम वेब पर जाकर के, क्रोम पर जाकर के वेब के थ्रू लॉगिन करते हैं। दोनों में लॉगिन करने का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सेम है। अब जैसा कि आपने सेकंड डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल्ड हो गया है और अब लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन कैसे करना है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है आपको उस पर लॉगिन करना है और राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर 3 डॉट आते हैं सेटिंग्स को लेकर के, कॉन्फ़िगरेशंस को लेके। वहां पे चॉइस ऑप्शन होता है व्हाट्सएप वेब का, हमें उस पर क्लिक करना है और जो QR कोड हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इससे हमें लॉगिन करना है स्कैन करके। वो आपने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो यहाँ पे हमारी सारी व्हाट्सएप चैट आ गई है और सब व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है। बिजी से व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है व्हाट्सएप का, ये बैकएंड पर ऑन होना चाहिए और लॉगिन होना चाहिए। आई अगेन रिपीट कि ये कंडीशन है, एक व्हाट्सएप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि ये डेस्कटॉप वर्जन ऑन होना चाहिए और बैकएंड पे लॉगिन होना चाहिए। तो अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं एक बार बिजी में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो समझते हैं हम। आई होप सभी के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है यहाँ पर। तो बिजी में हम लॉगिन करेंगे और जो एक व्हाट्सएप का फ्री और बल्क API है वो कॉन्फ़िगर करेंगे हम। ये एक हमने कंपनी में लॉगिन किया और आई रिक्वेस्ट कि सर प्लीज़ इसको बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि API हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन पे हमें जाना है और SMS API कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर हमें आना है। यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट ऐड करना है, ऐड न्यू करके, जिसका हम नाम दे सकते हैं अपनी तरफ से। और एक इसका API है जो व्हाट्सएप ने प्रोवाइड किया हुआ है, बल्क API।
और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास अपलोड पीडीएफ। क्या जब हम मैसेज भेजेंगे तो उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड करेंगे? हमने कहा यस, पीडीएफ भी अपलोड होगा। एपीआई क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, शायद याद भी हो जाए आप लोगों को आज के सेशन में ही। हमें यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है व्हाट्सएप आप ना एक सेमी कॉलन व्हाट्सएप सेमी कॉलन डबल ब्लैक बैकस्लैश, इसके बाद हमें लिखना है सेंड, SEND सेंड, एंड सेंड के बाद हमें क्वेश्चन मार्क देना है कि क्या सेंड करना है। और यहाँ पे एक पैरामीटर यूज होगा दैट इज फोन, कि हम यहाँ पे लिखेंगे फोन इक्वल्स टू पैरामीटर वैल्यू, फोन नंबर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना, और इधर हम ना पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अगेन फोन नंबर ही लिख दिया हमने यहाँ पे, या P1 लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमें लिखना है एंड का सिग्नेचर लेना है, एंड का सिंबल यूज करना है, एंड टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट फॉर मैसेज के लिए इक्वल्स टू पैरामीटर वैल्यू अगेन, दैट्स इट। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल और एक बहुत छोटी सी एक एपीआई है। हमें सिंपली लिखना है व्हाट्सएप सेमी कॉलन बैकस्लैश 2 टाइम्स सेंड क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब मोबाइल के अंदर हमें यहाँ पे पैरामीटर 1 की वैल्यू देनी है और मैसेज के अंदर पैरामीटर 2 की वैल्यू देनी है, जो कि हमने डिफाइन की हुई है P1 एंड P2। दैट्स इट। ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है व्हाट्सएप की। ये P1 P2 जो है, आप इसको यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, और जो भी आप यहाँ लिखेंगे मोबाइल के सामने, फोन के सामने जो भी लिखेंगे वो मोबाइल के सामने डाल देंगे, और मैसेज के सामने जो भी लिखेंगे, टेक्स्ट के सामने जो भी लिखेंगे वो बिजी में मैसेज के सामने डाल देंगे। लेट्स से P1 को मैं PP1 कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे PP1 डालना है, PP1 डालना है। ये डिपेंड करता है, फोन को फोन नंबर लिख लीजिए या मोबाइल लिख लीजिए। फोन को मैं कहता हूँ मोबाइल, बट ध्यान रखिएगा ये केस सेंसिटिव होता है। पैरामीटर वैल्यू सेम रखनी है जो हमने एपीआई में कॉन्फ़िगर किया है, और केस सेंसिटिव का ध्यान में रखते हुए इसको जस्ट हमें अब सेव कर देना है। पीडीएफ हमने इनेबल कर दिया है, अपलोड पीडीएफ इनेबल कर दिया। सेमी कॉलन गलत लग गया आई थिंक सर। सेमी कॉलन, कॉलन है या सेमी कॉलन है? कॉलन है, कॉलन है ना? हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन जितनी इजी होती है उतनी ही सेंसिटिव होती है। एक छोटी सी मिस्टेक हमें कॉन्फ़िगरेशन से बाहर लेके जा सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉलन हमें यूज करना है, सेमी कॉलन नहीं है, व्हाट्सएप कॉलन। और जैसे हम ओके करेंगे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर व्हाट्सएप की एपीआई सही है तो बिजी हमें इंटीमेट कर देगा कि आप एपीआई कॉन्फ़िगर कर रहे हैं व्हाट्सएप की। हम ओके कर देते हैं यहाँ पर। और इससे रिलेटेड यहाँ पे हेल्प डॉक्यूमेंट और वीडियो भी आपको दिए हुए हैं, अगर आप कोई यूजर इसको अच्छे से समझना और करना चाहता है तो। क्विट कर दिया हमने, ये व्हाट्सएप की एपीआई हमारी सेव हो गई। अब सिंपल एक हम सेल का कोई एक इनवॉइस बनाते हैं या मॉडिफाई करते हैं। एक न्यू इनवॉइस हमने ऐड किया और इस पार्टी मास्टर के अंदर हमने एक नंबर मेंशन कर दिया। लेट से नंबर है 8076। इसी में दिखाएंगे, दिख राइट जाएगा। सर, ठीक है। एक मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सेव इनवॉइस। सेल इनवॉइस पूरा भेज दूं? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सर।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली व्हाट्सएप की एपीआई पूछ ली गई है स्क्रीन पर। एसएमएस एपीआई कौन सी है? व्हाट्सएप एपीआई है। एक टेक्स्ट मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया जो कि एडिटेबल है, और जो व्हाट्सएप नंबर हमने मास्टर में दिया था वो नंबर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे। मैंडेटरी एक और चीज कि जिस कंपनी से आपको व्हाट्सएप सेंड करना है उसका शॉर्ट नेम मेंशन होना चाहिए। एसएमएस सेंड सक्सेसफुली, और बिजी ने दिखाया एसएमएस सेंड सक्सेसफुली, बट राइट नाउ एसएमएस अभी तक सेंड नहीं हुआ है। बैकएंड पे जो हमने ओपन किया था डेस्कटॉप वर्जन, वहां पे मैसेज आ जाएगा और हमें एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करेंगे ये मैसेज व्हाट्सएप अकाउंट पर चला जाएगा उस नंबर पर, और आप देखेंगे एक लिंक भी इसके अंदर अटैच है। इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक पीडीएफ हमें ओपन होकर के मिल जाएगी उस सेम इनवॉइस की। ये आपने देखा, यानी कि एक सिंपल वे में एक एंटर के बेसिस पर हमने पूरा जो इनवॉइस है, पूरी जो डिटेल है वो व्हाट्सएप पर पार्टी के साथ शेयर कर ली, यूजर के साथ शेयर कर ली। तो हाँ, ये पूरा एक ये व्हाट्सएप जो इंटीग्रेशन है मैक्स टू मैक्स। हाँ हाँ विशाल, मैं एक ना क्लेरिफिकेशन देना जी सर। चाहूंगा। ये जो है वो जी एफओसी जी। है, कोई व्हाट्सएप का क्रैक वर्जन नहीं है, कोई व्हाट्सएप को जो मैनिपुलेट करके नहीं दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप का जो व्हाइट लिस्टेड एपीआई है उसको यूज करके किया गया है। इसमें कोई व्हाट्सएप नंबर ब्लैंक नहीं होगा, ना तो इसमें एक भी पैसे लगेगा, ना तो इसके एड ऑन की जरूरत है। अदरवाइज इससे भी एक एडवांस स्टेज है जो हमारे कुछ सॉल्यूशन पार्टनर ने बनाया हुआ है। उस केस में आपके ना तो आपको बटन सेंड करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा, उसके पास में ऑटोमेटिकली जो है चला जाएगा, व्हाट्सएप चला जाएगा। बट वो जो है वो व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप का एक मॉडिफाइड है, व्हाट्सएप का ऑफिशियल नहीं है लिंक, ऑफिशियल एपीआई नहीं है। बट ये जो एपीआई है ऑफिशियल एपीआई है, इसको आप यूज कर सकते हैं, आपके क्लाइंट यूज कर सकता है। और जहां तक रहेगी बात, इसमें अपना अटैचमेंट नहीं जाता है, पीडीएफ नहीं जाता है, तो पीडीएफ को आप हमारे सर्वर पे file.busy.in पे आप अपलोड कर सकते हैं, एक लिंक बन के आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके विशाल। आई होप सभी पार्टनर्स को। जी थैंक यू सो मच सर, पंकज सर थैंक यू सो मच। आई होप सभी पार्टनर्स को व्हाट्सएप इंटीग्रेशन क्लियर रहा हो, कॉन्फ़िगरेशन से लेके कंसेप्ट से लेकर के, कि विद इन 5 मिनट्स अगर मशीन हमारी कंपैटिबल है और सारी चीजें अगर ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है, तो मैक्स टू मैक्स विद इन 4 to 5 मिनट्स हम ये फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल वेज पे। सो इसी के साथ फॉर्मली आज का जो सेशन है वो हमारा सर ओवर होता है। ऑलमोस्ट जो हमारे टॉपिक्स थे आज के सेशन से वो हमारे कवर हो गए, एंड आई रियली होप कि आप सभी को आज का वेबिनार पसंद आया हो और यूजफुल रहा हो, आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो, और इन सभी फैसिलिटीज को, इन सभी यूटिलिटीज को आप लाइव एक्टिवेट करेंगे यूजर्स के साथ और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। सो Sir, थैंक I यू have सो a मच question. फॉर ज्वाइनिंग अस। Sir, I have a question. फर्दर अगर आप, या